कंपनी के चौथी तिमाही के नतीजों पर बातचीत करने के लिए। कंपनी के नतीजों की अगर बात करें, मुनाफे में तिमाही आधार पर करीब 32% की गिरावट देखने को मिली। और ये दबाव कहां से आया? बीएफएसआई आय बढ़ाने की क्या रणनीति है? वित्त वर्ष 2026 के लिए आय और मार्जिन को लेकर आउटलुक क्या है? इन तमाम चीज़ों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हैप्पीएस्ट माइंड्स के एमडी और सीएफओ वेंकटरमन नारायणन और कंपनी के को चेयरमैन और सीईओ जोसेफ अनंत राजू। आप दोनों का ही स्वागत है जेंटलमैन 18 हाउस स्वदेश पर। अपना समय देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और सबसे पहला सवाल मिस्टर वेंकटरमन जी आपसे होगा। मुनाफे के फ्रंट पर अगर देखें, ऑलमोस्ट 32% के डाउन ट्रेंड्स ऑन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देखने को मिले हैं और साथ ही एबिटा में भी गिरावट है। अगर आप ब्रेक डाउन कर हमें बता पाएं कि कॉस्ट प्रेशर कहां से आता हुआ दिखा और नतीजों में कौन सी चीजें, कौन सी पैरामीटर्स खास रही? तो हमारे फाइनेंशियल्स आप देखोगे तो मैं इतना तो बता सकता हूं कि हमारे पर इतना कॉस्ट प्रेशर नहीं है। एबिटा का फर्क हुई है पिछले क्वार्टर इस क्वार्टर में बिकॉज ऑफ बैड डेट प्रोविजन दैट वी हैड टू टेक. It was almost close to $1.5 million, 12.5 crores. अगर हम उसको एडजस्ट करेंगे तो हमारा एबिटा 21% के ऊपर ही दिखेगा आपको. तो that's almost in line with the target of 20 to 22% that we had set up for the year and the guidance that we had given. हमारा FY25 का परफॉर्मेंस देखेंगे तो वो एबिटा में 21.4% हम दिखा रहे हैं और अगर एडजस्टेड फॉर बैड डेट है तो वो 21.9% हो जाएगा एंड दैट इज ऑन दी क्लोज टू द अपर एंड ऑफ द गाइडेंस ऑफ 22% जो हमने दिए थे. जहां तक पैट का सवाल है, हम पिछले बहुत सारे इंटरेक्शंस में बता चुके हैं कि बिटवीन एबिटा टू पीएटी एक्विजिशंस के कारण बहुत सारे नॉन कैश चार्जेस, अमॉर्टाइजेशन, अनवाइंडिंग इंटरेस्ट ये सब होते हैं. ये अकाउंटिंग का मामला है. इसका असर अकाउंटिंग प्रॉफिट पे पड़ता है, हमारा बिजनेस प्रॉफिट में उतना नहीं होता है. तो कंपैरिजन के लिए हमने इस क्वार्टर से एडजस्टेड पीएटी का एक लाइन दिखाना शुरू किए हैं. तो अगर आप देखेंगे एडजस्टेड पीएटी फॉर द क्वार्टर इज ऑलमोस्ट 10%, सिमिलर टू द 10.7% ऑफ द लास्ट क्वार्टर. और अगर आप वो बैड डेट प्रोविजन को एडजस्ट करेंगे तो तकरीबन इट विल बी सिमिलर टू द लास्ट क्वार्टर इन टर्म्स ऑफ पीएटी, एडजस्टेड पीएटी. अगर आप पिछले साल के कंपैरिजन में देखेंगे तो हमारा इन्वेस्टमेंट्स जो हमने बना रहे हैं जीबीएस, बीयू और न्यू सेल्स टीम में, वो तकरीबन एक साल का 40 करोड़ का इम्पैक्ट है. तो उसका बेनिफिट्स हमको मिलना है क्योंकि ये हमारा ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज है इस साल का. तो अगर आप देखेंगे उसका इम्पैक्ट पॉजिटिवली पड़ना है, वो FY26 को के शुरुआत से हमको दिखाना चाहिए वो उसका ट्रांसफॉर्मेटिव और प्रॉफिटेबिलिटी इम्पैक्ट. तो ऑल इन ऑल financials tend to are steady, or the same thing I would say about PAT and let's say EBITDA margins. The only thing is we are seeing reallocation of profitability on account of geographical mix slowly changing and the one-off impact that we saw last year. Absolutely. Mr. Joseph, my next question will be to you. और BFSI सेगमेंट पर मैं बातचीत करना चाहूँगी. आपकी रेवेन्यू का ऑलमोस्ट 26% BFSI से आता है. सो क्या ये वर्टिकल ग्रोथ को ड्राइव कर रहा है? कितना ड्राइव कर रहा है और इस ग्रोथ और इस मोमेंटम को कितना सस्टेन होता देख रहे हैं आप? अगर आप BFSI रेवेन्यू देखेंगे तो उसका दो कॉन्ट्रीब्यूशंस है. एक, जैसे आपने बताया, वो ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छा ग्रोथ दिखाया है. इसमें दो कॉन्ट्रीब्यूशंस है. एक हमारा जो एक्विजिशंस किया था, प्योर सॉफ्टवेयर, ऑरियोस, दोनों का BFSI कंसंट्रेशन ज्यादा है रेवेन्यूज में. प्योर सॉफ्टवेयर का बैंकिंग में और ऑरियोस का इंश्योरेंस में. तो ये दोनों कंपनीज का जो रेवेन्यूज है वो कंट्रीब्यूट किया है. उसके अलावा अगर आप BFSI सेगमेंट देखेंगे तो Q3 और Q4 में हमने देखा है कि एक्टिविटी और ट्रैक्शन उस सेगमेंट में ज्यादा है हेल्थ केयर के साथ. तो हमें उम्मीद है कि FY26 में ये मोमेंटम कंटिन्यू होएगा और BFSI सेगमेंट का जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा रहेगा.
करते हैं बेस्ट विशेस के जिस तरह के प्रदर्शन की आप उम्मीद करके चल रहे हैं वैसा दिखे। लेकिन मिस्टर जोसेफ, रेवेन्यू की अगर बात करें, अमेरिका से रेवेन्यू जो है उसमें एक डिप देखने को मिला है, वाइल रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और एपैक रीजन की अगर बात करें वहाँ से रेवेन्यूज़ में ऑलमोस्ट ग्रोथ भी देखने को मिली है। सो इसकी वजह क्या है और क्या क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन एक कंसर्न है? अब देखिए, जो हमने एक्विजिशन किया था प्योर सॉफ्टवेयर और ऑरियस, दोनों का और नॉन अमेरिका रेवेन्यूज ज्यादा है अफ्रीका और एपैक रीजन में। और ये एक स्ट्रैटेजी था जब हमने एक्विजिशन किया, क्योंकि हमारा नॉर्थ अमेरिका पे जो रिलायंस है हम कम करना चाहते और रेवेन्यू सोर्स डाइवर्सिफाई करना चाहते थे। और अगर इस क्वार्टर नॉर्थ अमेरिका आप देखेंगे तो उसका एक बड़ा इम्पैक्ट हुआ है। जो वेंकट बता रहे थे कि हमने बैड डेट लिया है, वो कस्टमर नॉर्थ अमेरिका में है और उसके साथ जो हम काम कर रहे थे, और बड़ा कस्टमर है, टॉप 10 कस्टमर है, और जो हम काम कर रहे थे उसके साथ बंद कर दिया, तो जो रेवेन्यू ड्रॉप हुआ है वो दिख रहा है। तो वो नॉर्मलाइज हो जाना चाहिए इस क्वार्टर में। ओके, वेंकटरमन जी, चौथी तिमाही की अगर बात करें, सॉफ्टनेस नज़र आई है। इसे ध्यान में रखते हुए किस तरह की ग्रोथ ट्रैजेक्टरी आप टारगेट करके चल रहे हैं वित्त वर्ष 2026 के लिए, बोथ इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू एज वेल एज मार्जिन्स? जैसे हमने थोड़े दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताए थे, हम टारगेट कर रहे हैं डबल डिजिट ग्रोथ के लिए FY26 में। तो हमारा प्रयास रहेगा कि वो डबल डिजिट ग्रोथ हासिल करें। जहां तक प्रॉफिटेबिलिटी का सवाल है, वो 20 to 22% का ही हमारा रेंज रहना चाहिए इस क्वार्टर, इस साल में। But the focus will be to improve on that and try to protect any erosions that one could see on account of any business exigencies. All right, Mr. Joseph, could you walk us through some of the large deals during this quarter, particularly कोई multi-year या फिर annuity nature या कोई भी तरह की बड़ी डील जो आपने हासिल करी हो? हाँ, अगर आप Q4 देखेंगे तो हमारा विंस जो है वो अक्रॉस वर्टिकल्स है और सब जियो से आए हुए हैं। न्यू लोगो जो है थोड़ा ज्यादा नॉर्थ अमेरिका से है, लेकिन नॉर्थ अमेरिका का रेवेन्यू शेयर भी ज्यादा है, तो इसलिए अंडरस्टैंड कर सकते हैं। कुछ नोटेबल विंस, एक तो लर्निंग स्पेस में है। उधर हमने जनवरी में शुरू किया और ऑलरेडी ये $1 मिलियन रन रेट पे है, क्वार्टरली एनुअल रन रेट। और इधर हम जो पुराना उसका प्लेटफॉर्म है उसको मॉडर्नाइज कर रहे हैं। दूसरा है हेल्थ केयर स्पेस में एक कंपनी के साथ इधर भी मॉडर्नाइज कर रहे हैं उसका जो एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर है। तीसरा है एक मैन्युफैक्चरिंग कस्टमर, जहां हमने इनिशियल डिस्कवरी किया और अभी काम शुरू किया हुआ है। उधर उसका एप्लीकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर डिजिटाइज कर रहे हैं, IoT क्लाउड एनालिटिक्स यूज करके। चौथा है इंश्योरेंस सेगमेंट में नॉर्थ अमेरिका में हमने प्रपोजल Q3 में दिया था और क्लोजर न्यू ईयर के 2 दिन पहले हुआ, और वो काम हमने शुरू किया है। लास्ट वन हम शेयर करना चाहते हैं, एक कंपनी जो थिएटर्स अक्रॉस द वर्ल्ड है, उसके साथ हमने 2-3 स्ट्रीम्स पे डिस्कवरी किया, QA पे, उसका यूजर एक्सपीरियंस, एनालिटिक्स, और अभी उसका काम शुरू किया है। ये तो $2-3 मिलियन जैसे हो जाना चाहिए और एन्युटी रहेगा ये रेवेन्यूज। एब्सोल्युटली, मिस्टर जोसेफ एंड वेंकटरमन जी, आप दोनों का ही बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, और आपको आपके बिजनेस को आने वाले क्वार्टर्स, आने वाली तिमाहियों के लिए ढेरों शुभकामनाएं।
सो हैप्पीएस्ट माइंड्स कंपनी के तिमाही नतीजे आते हुए दिखे और नतीजों के ठीक बाद यहाँ पर करीब 3% की गिरावट है और 592 के लेवल्स पर यह स्टॉक इस वक्त ट्रेड करता हुआ। मुनाफे के फ्रंट पर गिरावट हाथ लगी, हालांकि रेवेन्यूज में ऑलमोस्ट 2-3% की गेन जरूर, लेकिन मुनाफे में बड़ी गिरावट भी देखने को मिली। अजीत, हैप्पीएस्ट माइंड्स पर एक राय आपसे जानना चाहेंगे। 592 के स्तर पर यह स्टॉक इस वक्त ट्रेड करता हुआ। बिल्कुल मानसी, देखिए यहाँ पे जैसे कि आईटी स्पेस में हमने ही देखा है कि पिछले 3-4 साल कुछ खास अच्छे नहीं रहे, बट इस स्टॉक के लिए खास तौर से कुछ ज्यादा प्रेशर वाली सिचुएशन रही है। बिकॉज 2021 में करीब करीब स्टॉक 1500 के पास ट्रेड करता था, करीब 600 के पास के लेवल्स यहाँ पे आप देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अंडर परफॉर्मेंस विद इन द सेक्टर्स ने देखी है। इस चीज को सबसाइड करने के लिए इसको थोड़ा सा यहाँ पे टाइम स्पेंड करें। अगर ये 500 की रेंज को होल्ड कर पाता है, 500-600 की रेंज में, तब जाके शायद आपको कुछ एक बेस बनता हुआ नजर आए जो कि स्टॉक को एक रिकवरी और एक रीबाउंड दे सके, जो कि करीब 660-780 तक के लेवल्स के लिए ले जाए। तो फ्रेश यहाँ बाइंग की रिकमेंडेशन नहीं होगी। जिनके पास पोजीशन है वो बने रह सकता है 540 के स्टॉप लॉस के साथ। पोजीशन है उसे इंटैक्ट रखा जा सकता है, नई बाइंग से फ्रेश